अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं? अगर हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं? अभी तक कई सियासी जमातें इस खदशे का इजहार करती रही है कि इलेक्शन मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की धुआंधार वापसी के बावजूद अब नून लीग भी है, पहले इंतखाबात के हवाले से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब नून लीग के अंदर भी इंतखाबात का मुतालबा सामने आना शुरू हो गया है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज़ की सूरत हाल है उसमें नून लीग ही है जो इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रही थी, अब उसकी तरफ से मुतालबा सामने आना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी और PTI तो पहले ये मुतालबा कर रही थी। अब कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से अपना जवाब जमा कराना है, तो इस जवाब से कबल ही इत्तला सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी रोज़ इतवार को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के तौर पर तजवीज़ कर सकता है। इस मुतालिक तो हतमी मामला कल ही सामने आएगा, ताहम इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुका है और नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा और इस वक्त सिर्फ इंतजामी फैसले करना बाकी हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की इस तैयारी और एतमाद के बावजूद अभी भी सियासी जमातें इलेक्शन से मुतल्लिक गैर यकीनी कैफियत में कहीं ना कहीं जरूर मुब्तला है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो बार बार इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर रही थी, अब मुस्लिम लीग नून भी जल्द से जल्द इलेक्शन की दुहाइयाँ दे रही है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, मुस्लिम लीग के किसी मेंबर ने ये बात कही है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए? और अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही कह रही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, क्या सारे के सारे लोग आके रोज यही कहें कि इंतखाबात होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ एक तरफ मुस्लिम लीग नून समेत अक्सर सियासी जमातें इलेक्शन की राह तक रही है, वहाँ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अपनी मौजूदगी और खुद के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड खोज रही है। अहम बात यह है कि माजी के बरक्स तहरीक इंसाफ ने इस मिशन के लिए मुदाहमत के बजाय अब मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी है। हालिया दिनों तहरीक इंसाफ के वक्त की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकात के बाद बज़ाहिर ये सिलसिला अब मजीद आगे बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ज़ेरी सियासी कमेटी के इजलास में आइंदा हफ्ते से दीगर सियासी जमातों से रवाबत की शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। एलामी में कहा गया है कि इजलास में सियासी जमातों से रवाबत, मुल्क की सियासी सूरत हाल और सियासी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कायदीन के लेवल प्लेइंग फील्ड और PTI की इंतखाबी अमल में शमूलियत के बयानात का भी जायजा लिया गया। PTI का कहना है कि पीपल्स पार्टी का PTI की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर तो कुछ स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस जमात के सरबराह और दीगर सीनियर रहनुमाओं को दरपेश कानूनी चैलेंजेस में स्पेस मिलती नजर नहीं आ रही। बिलखुसूस 9 मई वाक़यात में मामलात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता शब भी अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पहले गुजरावाला पुलिस ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीम ने 1.25 घंटे तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की, जिसके बाद कसूर पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 5 घंटे तक पूछगछ की। इनको कसूर के 5 थानों में मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। दूसरी जानिब हालिया मुश्किलात के बायस टूट फूट के शिकार तहरीक इंसाफ ही से बनने वाली नई सियासी जमात इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी गुज़श्ता रोज़ से अपनी इंतखाबी मुहिम और सियासी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ जहानिया में होने वाला जलसा IPP के 7 जलसों में से पहला था, जिसमें पार्टी के सरप्रस्त जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान ने बज़ाहिर मुफाहिमाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ताहम इस जलसे में आने वाले शुरका को किस तरह क्या, इस मुतालिक हम न्यूज़ की सोशल मीडिया टीम ने तो भांडा ही फोड़ दिया। किस लिए आई है यहाँ पे? जलसे में शरीक होने के लिए आया। किसका जलसा है? नियाजी साहब का जलसे वास्ते। किन है? ये शबाज शरीफ है की है उसका नाम। सब देखने आए हैं। किसका जलसा है? मुझे तो कोई पता नहीं, बस मैं औरतों के साथ आ गई। मेरा शोहर मेरा बच्चा पड़ा आया मुजरिम करके। अच्छा, किस में मुजरिम किया हुआ है? चोरी के केस में। अच्छा, उसे छुड़वा के देंगे ये? मिन्नत ला के मेरे बच्चे ने मेरे मियां ने छुड़वा देन, बस मेहरबानी, मैं गरीब औरत हां। की करन आए होए थे? सानू ला के आईया ने। अच्छा, तनु ला के आईया ने? की कह के ला के आईया ने? भी शबाज शरीफ नु शबाज शरीफ दे वास्ते ला के हां, कहदे सी भी आज 800 रुपया देंगे।
मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे और आने वाले हफ्ते में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस्लाम स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब और हमारे साथ मौजूद है सना भुट्टा साहब, दोनों पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। जबकि अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहबा। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और सना भुट्टा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले तो अब जिस तरह सुनार साहब ने इंट्रो के अंदर के जावेद लतीफ़ साहब पहले नून लीग के रहनुमा जिन्होंने इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा नून लीग की तरफ से किया, बाकी जमातें तो कर ही रही थी, यानी अब नून लीग भी जब मुतालबा कर रही है तो उसका मतलब है कि इंतखाबात अब 28 जनवरी की तारीख जो आ रही है उसमें इंतखाबात हो ही जाएंगे। देखिए, नून लीग के जो मसला है वो इंतखाब उनका मसला नहीं, असल मसला जो उनका था वो अब हल होना शुरू हो गया है। तो वो भी आपने जब उनसे पूछा जावेद लतीफ़ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन माजी में अभी जो जमातें मुतालबा कर रही हैं, अब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर PTI नहीं होगी तो हाँ वो इलेक्शंस जो हैं वो हम उनको नहीं मानेंगे, लेकिन माजी में तो आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आपको पता था कि आप हार जाएंगे, आपके लिए मसाइल होंगे। अब आपको पता है कि जो आपको उम्मीद थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका जिक्र आपने किया, उम्मीद तो ये थी ना कि PTI तोड़ी जाएगी और हमारे साथ बंदे शामिल किए जाएंगे और साउथ पंजाब में हम कुछ सीटें निकाल लेंगे। उस वक्त तक तो आपको कोई इशू नहीं था कि इंतखाबात चाहे आप 2 साल रोकी रखें। अब जब आपकी वो उम्मीद टूट गई है और आपको सिर्फ सिंध में उम्मीद है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाए जाए। बुनियादी तौर पर वही इशू है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि इंतखाबात हों या ना हों। आइन और कानून के मुताबिक ना 2 सूबों में इंतखाबात हुए ना वफाक में इंतखाबात हुए। अब जिसका सियासी मकसद हासिल होता जा रहा है फिर वो इस तरह के मुतालबात करता रहता है। जी सना भुट्टा साहब, अब लग रहा है कि अब चूंकि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी तैयारियों के हवाले से, इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवानी है, तो 28 जनवरी की एक तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे हैं कि 28 जनवरी की तारीख दे दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जब मैं बात करता कि अब नून लीग की तरफ से भी मुतालबा होना कि भाई इंतखाबात जल्द से जल्द करवा देने चाहिए, तो इसका मतलब है कि अब इंतखाबात फिर हो ही जाएंगे, अब कोई जमात रह नहीं गई जो इंतखाबात का मुतालबा ना कर रही हो। ये कितनी अजीब बात है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं इंतखाबात कब होंगे या इलेक्शन कमीशन हमें एक डेट दे रही है टेंटेटिव और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अगर आइन इतना साफ है और शफाफ है और हमें इतना क्लियरली बताता है तो फिर आइन को फॉलो करने के लिए तो आपको पता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उमरता बंदियाल साहब थे, उनसे ज्यादा तो कोई डेस्परेट नहीं था इमरान खान साहब को इलेक्शन दे देने का। तो क्या वो फैसला मान लिया गया था? तो ये फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से जितनी उम्मीदें आरिफ अलवी साहब ने बांध ली हैं, सदर साहब ने एकदम से जस्टिस काजी फायजी से के लिए उनके दिल में इतनी जगह पैदा हो गई है, इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर माजी पर रोशनी डालें, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ पिछले साल का फैसला देख लें कि जब फैसला आ गया था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, तो फिर क्यों नहीं हुए थे? फैसले के होने के बावजूद क्या जस्टिस काजी फायजी साहब के पास कोई ऐसा पावर है जो उमरता बंदियाल साहब के पास नहीं था? और मेरा ख्याल है बंदियाल साहब तो ज्यादा चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए। फायजी साहब रूल ऑफ लॉ को जरूर अपहोल्ड करते हैं और हम सब समझते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से अब आवाजें ये आ रही हैं कि इमरजेंसी भी नाफिज की जा सकती है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। अफगान रिपैट्रिएशन का हमने मामला खोल लिया है। क्या आपको किसी भी सूबे में इस वक्त नजर आ रहा है कि कोई भी अपने जो मामलात हैं वो मुंतकिल करने को तैयार है अगले सेटअप को? मेरा नहीं ख्याल, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ये तासुर नहीं मिल रहा। और अब इलेक्शंस का ये मुतालबा कर लेना मेरा ख्याल है जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुतालबा करने के बावजूद साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो इस वक्त निगरान सेटअप है वो क्या फैसले कर रहा है। आपने उनको आके फॉलो करना है। क्या वो तैयार है? क्या वो तैयार है इस तरह का क्रैकडाउन करने पे, स्मगलिंग पे, अफगान रिपैट्रिएशन पे? आपको ये लगता है कि मामला ऐसे हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और प्लस मियां नवाज शरीफ साहब को अब जितना मर्जी कहें कि उनको रिलीफ हासिल है, अभी भी वो कबल जमानत जरूर है, उनको एक प्री ट्रायल फेयर ट्रायल की बात जरूर हो रही है, लेकिन ये बात तो अभी तक नहीं हो रही है कि वो क्या उनको अहल कर दिया जाएगा, क्या उनकी नाअहली का धब्बा धुल जाएगा। क्या हो सकता है कि कल कागजात नामजदगी उनकी कोई रिटर्निंग अफसर जो है वो डिस्क्लोज कर दे, कोई और केस लेके चला जाए। तो इलेक्शंस में अगर नून लीग के चौथे टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है नवाज शरीफ साहब ने, तो मुझे तो इलेक्शंस फिर उस हिसाब से तो मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। वैसे वो नून लीग की तरफ से अब इस कॉन्फिडेंस का इजहार तो किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी मुश्किलात जो हैं एक एक करके आसान होती जा रही हैं, सहूलतकारी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो शायद वो कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से आप वो कह रहे हैं कि शायद अब मियां साहब को कोई रुकावट, चूँकि उनके पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं आई, उनके घर जाने में कोई रुकावट नहीं थी कि उन्हें जेल लेके जाया जाए, और उनकी अपीलों के वाले से भी न्याय ने कोई मुखालफत नहीं की, तो लगता है कि मियां नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब वो इंतखाबात का मुतालबा शायद इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, अब मैंने पूछना था कि चले नून लीग की बात तो हो गई, तहरीक इंसाफ के बड़े मसाइल हैं, कानूनी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बहुत सारे
निकल के IPP के अंदर जा रहे हैं, कुछ नून लीग के अंदर भी इक्का दुक्का गए, कुछ इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी के अंदर गए। लेकिन अगर देखा जाए वोट बैंक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तो अभी तक इंटैक्ट है। और अब PTI ने ज़रा मुफाहिमाना एक पॉलिसी इख्तियार की है कि जो उन्होंने राब्ते शुरू किए सियासी जमातों के साथ। 2-3 रोज़ पहले मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान के साथ, नमाज भी उनके पीछे अदा की, जिसके बाद अल्दो बड़ी असद कैसर साहब ने बड़ा उनसे शिकवा भी किया कि आपने मेरी नमाज की वीडियो आपको पब्लिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो सियासी जमातों दीगों से भी राब्ते करने जा रहे हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये तहरीक इंसाफ रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएगी स्पेस लेने में मुफाहिमाना पॉलिसी के तहत? ये मुझसे पूछ रहे हैं सदा पूछा सर। मेरा ख्याल है इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक्सटेंशन है। और ये इसलिए आपको मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों शोएब शाहीन साहब का एक आया था कि कोर कमेटी ने फैसला किया कि 3 एंकर्स को जो है बैन कर दिया है और PTI उनमें शिरकत नहीं करेगी। तो मैं यही एक सहाफ़ी से कह रही थी, मैंने कहा आपको फिक्र की क्या बात है, आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ले लीजिएगा, एक ही बात है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस वक्त इस्तेहकाम में हैं, चाहे वो नामी गिरामी हो, मुराद राज से लेकर आप देख लीजिए बहुत सारे और लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान साहब और फयाज उल हसन चौहान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। लेकिन जाहिर है दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि उनको जो है वो वोट मिलेगा और PTI का वोट मिलेगा। अब जो आपने शॉर्ट्स प्ले किए, जो आपके चैनल ने जरूर भांडा फोड़ा होगा, लेकिन ये बात तो आपको बहरहाल माननी पड़ेगी कि कुछ फेसेस अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से जोड़े जाएंगे। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, जहां तक चेयरमैन PTI की बात है, उनके लिए मसाइल जरूर बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि मैंने सियासत छोड़ दी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला करता हूं, तो शायद उनकी राह भी हमवार हो जाए। अदर काज़मी साहब, मुफाहिमाना जो एक स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, आपको ये काम करती नजर आ रही है, कारगर साबित होती नजर आ रही है? देखें, जहाँ तक सियासी जमातों से बातचीत का ताल्लुक है वो तो ठीक है, वो सियासी जमातों की हद तक तो है, लेकिन उसके शुरू कहाँ से किया? मौलाना फजल रहमान से नहीं, वो किसी एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं, यानी वो नून लीग के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, इसका मतलब है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो मौलाना से मुलाकात हुई उसके ऊपर उनकी जो कोर कमेटी उसमें काफ़ी बहस भी हुई। कोर कमेटी को पता ही नहीं था, वो तो असद कैसर साहब वो कहते हैं हमारी जेली कमेटी और हम चले गए, और बाद में फिर उसको कवर अप करने के लिए बहुत कुछ होता रहा। अभी तक वो अपना दिफा पेश करे और ये भी कहते हैं कि चेयरमैन की मर्जी से गए, लेकिन चेयरमैन की मर्जी से गए होते तो इतना ज्यादा डिफेंड ना करना पड़ता। चेयरमैन ने उसके ऊपर तो अभी जो मिलने जाएंगे चेयरमैन को जुमेरात वाले दिन, तो वो बताएंगे कि उनकी मर्जी से कितना इसमें हुआ। यहाँ पे इशू ये है कि देखें, अगर सियासी जमातें आपस में बात कर रही हैं तो इसमें कोई ऐसा अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ की ये रविश नहीं रही ना, वो तो इन लोगों से बात नहीं करती थी कभी। हाँ, दूसरा ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत की नफी होगी कि एक वो मौलाना साहब जिनको खुदा ना खास्ता आप दीन फरोश कहते हैं, जिनको आप ये कहते हैं, और उसके पीछे आपकी जमात वाले जाके नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप या तो अपना वाजे करें। तो ये देखें ना, मैंने तो उसी वक्त अर्ज की थी कि या तो तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा टर्न ले लिया है, या असद कैसर साहब और अली मोहम्मद साहब किसी और के कहने पे और ये इमामत सिर्फ नमाज की हद तक शायद ना रहे, आने वाले दिनों में ये सियासी इमामत की तरफ ही मामला जा सकता है KP के अंदर। नहीं, KP में देखें, मौलाना तो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो तो वाइप आउट हो जाएंगे सियासी तौर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मजबूत KP में है। चल के उनके पास जाना क्या एग्जैक्टली, क्या ये कोई मंतक है, इसकी कोई तुक है? फिर सोचे ना कि क्या वजह है कि क्यों वो गए होंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, क्या वजह है, क्यों वो गए, ये तो अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी तो पता चलेगा। बाकी देखिए, वो माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ में मर्ज तो नहीं हो रही। जी सना वजह से आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब की मर्जी शामिल नहीं थी, इसको हतमी तौर पर आप दुरुस्त समझ लीजिए। इसके लिए जुमेरात तक का इंतजार करना जरूरी नहीं है। और ये भी कि जो अली मोहम्मद खान साहब हैं और जो असद कैसर साहब हैं, ये फयाज उल हसन चौहान साहब ने ये एक खबर हमें दी थी, बहुत पहले की बात है, और 2-3 दफा वो रिपीट भी कर चुके हैं कि जब 9 मई वाला सानिया हुआ और 12 मई को जूम पे मीटिंग हुई थी जिसमें आतिफ खान और महमूद खान और ये सब तमाम लोग मौजूद थे, फयाज उल हसन चौहान साहब भी मौजूद थे। तो उसमें पहले तो ये था कि 9 मई की मजम्मत नहीं करनी, JUIF के जहां भी मरकज हैं, जहां भी उनके ऑफिसेज हैं, जहां भी उनके मदरसे हैं, उनके सामने रैलीज करनी है। तो ये जो मौलाना साहब के खिलाफ हवाले से जो PTI का मौकफ है, वो अली मोहम्मद खान और असद कैसर का नहीं है। वो अपनी स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत की स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट कि वो JUI ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई वली वारिस नहीं है। वो कोर कमेटी ना खान साहब से मिलती है, ना कोर कमेटी को पता है कि खान साहब क्या चाहते हैं। उनसे तो अभी मुलाकातें ही नहीं हो पा रही, वकील नहीं मिल पा रहे। तो कोर कमेटी जो फैसले कर रही है वो क्या खान साहब के मर्जी से कर रही है? मेरा नहीं ख्याल। और मेरा ये ख्याल है कि अलीमा खान साहबा भी रेस में है, बुशरा बीबी अगर जेल चली गई तो पार्टी की सदारत कौन संभालेगा? शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नहीं है, परवेज इलाही साहब को आप वैसे 2-2 दिन के लिए
रिमांड के लिए हर मामले में उनको 2-2 दिन रिमांड मिलता जाता है। ये 2-2 दिन करके हमने इतने माह तो गुजार लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस देखने की इनको जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बल्ले का निशान रह भी गया तो उसका सरबराह कौन होगा? क्योंकि खान साहब तो नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अभी तक ये पैसा तो परवेज अलाई साहब ने पिछले दिनों किसी साहबी से गुफ्तगू में ये दावा किया, वो कोर्ट के दौरान जब वो आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी मर्जी से हूँ, फिलहाल जब इंतखाबात के शेड्यूल सामने आएगा तो मैं भी फिर मंजर आम पे आ जाऊंगा, फिर मैं भी बाहर आ जाऊंगा, फिर मुझे आप देखेंगे कैंपेन करता हुआ, तो वो फिर सूरत हाल किसी और तरफ भी जा सकती है। के अंडर आप समझ सकते हैं अली मोहम्मद खान और असद कैसे टाइप परवेज इलाही साहब के अंडर चल सकेंगे? आपको ये मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ लिया तो उनकी इमामत में जो है ना सियासत भी कर लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा ख्याल है जो कामयाबी होती है वो नमाज में ही होती है। फलाह की तरफ आइए। अच्छा, मुझे आप ये भी बता दें कि आपने कुछ देर पहले कहा सना बजा साहबा कि जो IPP है वो एक्सटेंशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हालांकि नजरियाती तौर पर देखा जाए, उनके तर्ज सियासत को देखा जाए तो वो एक्सटेंशन नून लीग की ज़्यादा दिखाई दे रही है। उन नजरियाती तौर पर वो अलायंस ज़्यादा नून लीग के साथ नजर आ रही है। चेहरे जो हैं वो तहरीक इंसाफ से ज़रूर लिए गए। अब कल उन्होंने पहला जलसा किया जहानिया में, 7 जलसे मजीद वो करने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ पाएगी? हालांकि कल जो जहांगीर तरीन की और अलीम खान की टोन थी बड़ी मुफाहमाना थी, तहरीक इंसाफ की बैशिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से शुरू में उन लोगों ने की थी। शायद उन्हें समझ आ गया है कि वोट हमने तहरीक इंसाफ का लेना है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बैशिंग करके शायद हमें वो वोट नहीं मिलने वाला। देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहब ने पहले मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो जहानिया में गई और उसके बाद वो मेरे से मुलाकात भी हुई। उनकी 3-4 और रहनुमा भी उनके मौजूद थे। ये बात मैं बता दूं कि बड़े हाई स्पिरिट्स में थे और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी अब नजरियाती रहेगी है माजरत के साथ। तो नजरियात की बात तो कोई ना करे। यहाँ पर जो सियासत लगती है कामयाब, ख्यालात भी इतने वाजे हैं कि भाई पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा लेट शुरू किया है। ये जलसे अगर अपने पहले शुरू करते थे तो शायद थोड़ा जोर धमाका जरा और ज्यादा हो जाता। अब जाहिर है कि उनके मियां नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड आ गया कि बहुत बड़ा जलसा था। हालांकि मैं तो कहती हूँ लाहौर से उसमें 500 बंदा भी नहीं था, लेकिन चले उनका बहुत बड़ा जो जलसा लाहौर में हुआ, वो कहाँ से बंदे आए गए, वो तो फिर आप कहीं से कैसे भी ले आइए। कितनी बसें खाली आई, कितनी ट्रेनें खाली आई, फिर भी इतने लोग जमा हो गए। तो मेरा ख्याल है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल तो नहीं होगा। अतर काज़मी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको लग रहा है कि पंजाब में एक तगड़ी सियासी फोर्स के तौर पर सामने आ सकेगी? जलसे करना तो चले, जलसे तो बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, लेकिन इंतखाबात के अंदर बैलेट बॉक्स को भरना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो शुरू में जब इन्होंने सियासत की तो जिस समय पहले बात की कि IPP की तरफ से रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा चेयरमैन PTI की बैशिंग स्टार्ट कर दी थी। बाद में शायद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई हमने स्पेस तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई ऑक्यूपाई करनी है, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बैशिंग करके हमें वोट नहीं मिल सकता। कल उन्होंने बड़ी मुफाहमाना किस्म की गुफ्तगू की है, तो लगता है ठीक ट्रैक पे आ गए हैं, उन्हें समझ आ गई हमने करना क्या है। नहीं, वो जिस मर्जी ट्रैक पे आए उनको वोट नहीं पड़ना, ये फिर भी नहीं पड़ना, वोट नहीं पड़ेगा। देखें, वोट जिस जमात का उसका है, तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अलीम खान साहब को वोट देगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के बड़े लीडरान कौन है? ये दो वो मोजिज़ शख्सियात हैं जिनके हवाले से 3.5 साल हमारे मोजिज़ दोस्त हमें बताते रहे, ATM ने जलसा करा दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जलसा करा दिया, वो तो पॉपुलर ही नहीं है, वो तो सिलेक्टेड है, ये सारे PDM वाले ये कहते रहे। अब माशाल्लाह 2 ATMs खड़ी हों और 800 रुपए लेके आप बंदे को लेके आ रहे हैं, और उधर जो क्राउड था उनकी जो हालत थी वो आपके चैनल नहीं दिखाया। उनको पता ही नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब को सुनने आए या मरियम बीबी को सुनने आए या नियाजी साहब को सुनने आए। तो ये जमात जीतेगी। अलीम खान कौन सा एक हल्का है मुझे बता दें, NA का एक हल्का लाहौर का जहां से अलीम खान जीत सकते हैं। जहांगीर हल्के में उन्होंने टफ टाइम दिया था, वो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था ना। अभी बता दें एक हल्का जहांगीर तरीन साहब अपना हल्का बता दें वो कितने जगहों पे जीत सकते हैं। देखिए इस सारी चीज में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना वो ब्रांड तरीन को होगा। जहांगीर तरीन ने हमेशा बड़ी पीछे रह के सियासत की, बड़े उन्होंने जिसे आप कह सकते हैं ना तहम्मुल का मुजाहरा किया, उनके साथ जमात में ज्यादतियां भी हुई, वो पीछे रहे। अब पहला मौका हुआ है कि वो सामने आए हैं। देखें एक तरफ वही हेलीकॉप्टर मियां साहब को लेके जाता है मीनारे पाकिस्तान, वही हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब को लेके आता है इस्तेकाम पाकिस्तान के जलसे में। क्या ये कौम रोटी को चोची कहती है? और मतलब इतनी भी अवाम के शऊर की तौहीन ना करे ना। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और सना बजा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सियासत आने वाले दिनों में दिलचस्प फेज़ में दाखिल होने जा रही है, जब इलेक्शन कैंपेन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन असल चीज़ वही है कि जो पॉपुलैरिटी क्राइसिस था PMLN को, क्या वो उस क्राइसिस से बाहर निकल आई? क्या अब आप वो भी इंतखाबात का मुतालबा करने लग गई है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्या टूटेगा तो किस जमात में जाएगा? ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे IPP की हवाले से। IPP की सियासत पंजाब के अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने जलसे शुरू कर दिए हैं, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे मजीद, और इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होगी, बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान साहब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत की और इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं, सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जो है वो तेज़ की जा रही है। कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जहानिया में पहला जलसा किया गया। 7 जलसों की सीरीज़ का ये पहला जलसा था। इसमें जहांगीर तरीन ने खिताब भी किया और अलीम खान ने खिताब भी किया। और इसमें जलसे को अगर देखा जाए, सुना जाए तो एक मुफाहिमाना टोन जो है IPP की जानिब से इख्तियार की गई, जिस तरह आपने पहले सेगमेंट के अंदर डिस्कस भी किया इस मामले को कि बैशिंग जो है जो पीछे करती आ रही है IPP चेयरमैन PTI की, वो नहीं की गई कल के जलसे के अंदर। लगता है कि IPP जो है वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को उस पर कैपिटलाइज करने के लिए, उस पर वोट बैंक में से ज़्यादातर वोट हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है। जिस तरह तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, मुफाहिमाना पॉलिसी की तरफ आ रही है। तो हमें ज्वाइन किया इसी पे IPP की तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल का जलसा आपका हुआ जहानिया में, आप इसे कामयाब जलसा कहेंगी और कितने लोग थे आपके इस जलसे में शरीक हुए, अगर हम तादाद की बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, जलसे छोटे और बड़े होना मायने नहीं रखता। यहाँ पे लाखों के जलसे भी हुए, लेकिन एट द एंड वो जलसे जो है वो ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और ना किसी तरह भी वो पब्लिक इंटरेस्ट को इंगेज कर सके। ये जलसा इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने जब भी कोई इंतखाबी मुहिम शुरू की या पॉलिटिकल फ्रंट पे आई तो बड़े शहरों का इंतखाब किया। ये बड़ी सोची समझी हमने एक तरकीब और हिकमत अमली बनाई कि एक खानेवाल की सबसे छोटी तहसील और उसके कस्बे जहानिया के अंदर हमने जो है वो ये जलसा किया। और पर्पज़ वाज कि जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, जो हमारे रूरल एरिया के अंदर रहने वाले वो छोटे और किसान और ज़िम्मेदार हैं, और वो एहसास महरूमी जो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की बेल्ट में पाया जाता है, उनको सेंसिटाइज किया जाए और वहाँ से स्टार्ट लिया जाए, और जहाँ ज़ख्म ज़्यादा है वहीं से मरहम लगाने का आगाज किया जाए। वैसे सियासी तौर पर भी आपने जो है वो मरहम वाला जलसा ही किया है, बड़ा मुफाहिमाना किस्म का की जो है तकरीर की है आपकी पार्टी क़यादत ने। नहीं, आपने हमारे अलीम खान साहब की जो तकरीर सुनी, बाकी हमारी स्पीचेस सारा दिन जो चलती रही, मुकर्रीन जो बोलते रहे, तो उसमें सियासत के अंदर देखें ये 2 दिहाइयों से जो वज़ादारी, रख रखाव और सियासी रवायात थी, उनका जनाजा निकल गया हुआ है। जो आपका सियासी हरीफ है वो आपके साथ कोई उसका ज़ाती इनाद नहीं है, आपका बयानिया मुख्तलिफ है, आपका प्लेटफार्म डिफरेंट है, आपकी जो है वो अपनी अपनी शनाख्त और इंतहाबी निशान है। तो आपको अपने बयानिए इशूज़ और पॉलिसीज़ पे सियासत करनी है। यहाँ शख्सियात पे सियासत होती रही और शख्सियात को हम टारगेट करते रहे, और हमारी साबका जमात ने हमें एक ही दर्स दिया उस लीडर ने कि आपने पर्सनैलिटी को हिट करना है। तो ये हमारी जमात का जो नया बयानिया और नई लीडरशिप है वो ये कहती है कि आप अपनी ग्राउंड में खेलें, अपनी ताकत अपने जोरे बाजू पे खेलें, लेकिन आप बिलो द बेल्ट नहीं जाएं, किसी को भी आप डायरेक्ट टारगेट ना करें। हाँ, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, उनके साथ जुड़े जो इश्यूज़ हैं, जो उनका कंडक्ट है, जो उनका ओवरऑल सियासत के अंदर अब तक का किरदार है, उनका जो माजी है, आप उसको ज़रूर हिट करें। और वो किया, आपने देखा कि अलीम खान साहब ने भी किया और जहांगीर तरीन साहब ने भी किया, क्योंकि PTI के साथ हमारा एक कल्बी और रूहानी रिश्ता रहा है, और आज भी हम बयानिए में एक है, क्योंकि PTI का जो टारगेट है कि ये गला सड़ा सिस्टम, ये हमारी जो बारियां लगाने वाली जमातें, ये आप मौरूसी सियासत, नस्ल दर नस्ल गुलामी के तोक जो हैं उनको तोड़ना है और रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। तो वो अधूरे ख्वाब जो उस वक्त हमारे नौजवानों की सोच, जहन और दिमाग के अंदर सजाए, और वो उन आंखों में वो हसरत भरी निगाहें जो हैं, जो इस वक्त देख रही हैं कि वो डिलीवर नहीं हो सके, ख्वाब ताबीर नहीं मिल सकी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इंशाल्लाह ना सिर्फ उन ख्वाबों की ताबीर देगी, बल्कि रियासत और सियासत दोनों को यकजा करके अवाम और रियासत का जो रिश्ता टारगेट करके प्लान करके कमज़ोर करने की कोशिश की गई, हम उसको मजबूत बनाने के लिए उस सियासी प्लेटफार्म को
इस मुल्क की ताकत बनाएंगे, ना कि उसके लिए तो डॉक्टर साहब आपको ये सब करने के लिए रिफॉर्म्स का आपको इंतशार की सियासत की तरफ आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं वो सारी रिफॉर्म्स करने के लिए आपको इक़्तिदार में आना पड़ेगा। इक़्तिदार में आने के लिए आपको पंजाब के अंदर एक या पूरे मुल्क के अंदर एक तगड़ी सियासी फोर्स आपको बनना पड़ेगा। अभी तक केपी के अंदर आपकी पार्टी की कोई खास जो है प्रेजेंस अभी तक नज़र नहीं आई। इसके अलावा सिंध के अंदर आपकी पार्टी की कोई खास प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। बलूचिस्तान के अंदर इवन नहीं है, सिर्फ पंजाब सेंटर का आपकी पार्टी अभी तक नज़र आ रही है। पंजाब के अंदर भी इनिशियली कुछ बड़े सियासी नाम आपकी पार्टी में आए, उसके बाद बिल्कुल ब्रेक लग गई। फिर इक्का दुक्का एंट्रीज हुई हैं पार्टी के अंदर। फारूक हबीब की हुई, अंदलीब अब्बास और एक दो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशल रिजर्व सीट पर मुंतखब होने वाली MPs थी, लेकिन इलेक्टेबल जो हैं वो अभी रुक गया सिलसिला आपकी पार्टी में आने का। ये सिलसिला दोबारा कब शुरू होने वाला है और कितने इलेक्टेबल्स आने वाले तहरीक इंसाफ छोड़ के या दीगर जमातें छोड़ के आपकी पार्टी में? समर, ये सियासत के अंदर जो है जाहिर है जब आपका एक नया प्लेटफॉर्म बनता है और एक नई स्ट्रेटजी बनती है तो फिर उसके अंदर आने वाले लोग जो हैं उन्होंने भी एक अपना कैरियर और फ्यूचर जो है उसको देख के उस बयानिया के साथ एसोसिएट होना होता है। और ये एक प्रोसेस होता है, ये कोई रेवोल्यूशन के लिए ये जमात नहीं बनी, क्योंकि वो जो बगावत और इनकलाबी लोग थे वो 9 मई की सियासत की भेंट चढ़ चुके हैं। हम एवोल्यूशन प्रोसेस पे बिलीव करने वाले लोग हैं और एवोल्यूशन में आप स्लोली बीज बोते हैं और उसके बाद उसको तनावर दरख्त बना के उसका फल खाते हैं। वो जो हमारा प्रोसेस है वो जिन सूबों का आपने जिक्र किया, हर जगह हमारी वो टीम नीचे नेट प्रैक्टिस कर रही है और इंशाल्लाह बड़ा मैच जो है हर सूबे के अंदर आप हमें देखेंगे खेलते हुए, क्योंकि हमने इस पहले होमवर्क किया और हर सूबे के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, देखिए किसी भी शख्स ने चीफ सिलेक्टर और कोच आपने कहां से चीफ सिलेक्टर और कोच आपने कहां से हायर किए हैं जो नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं? देखिए चीफ सिलेक्टर जो है उसका नाम जहांगीर तरीफ है और कोच जो है उसका नाम अलीम खान है और बाकी हम सारे वो तो कप्तान नायब कप्तान है। और अल्टीमेटली नायब हमारे यहाँ जो है वो आप शख्सियात परस्ती, बुत परस्ती, इसकी हम नफी करके हम टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। और यहाँ मैं कल्ला ही काफी वाला नारा जो है वो जमीन बोस हो गया, यहाँ कोई कल्ला काफी नहीं होता, कल्ला सिर्फ अल्लाह की जात है। बाकी हर इंसान जो है क्रिकेट के अंदर भी प्लेइंग 11 के अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, टीम वर्क होता है, लेकिन एक कप्तान भी होता है, एक नायब कप्तान होता है। जी नहीं तो कप्तान जो है अगर बाबर आजम बन जाए और सिर्फ अपने लिए खेल रहा हो और पूरी टीम को ले डूबे तो फिर वैसा कैप्टन जो है फिर वो तो नहीं हमें चाहिए ना। हमें तो टीम के साथ खेलने वाला कैप्टन चाहिए। यानी आपको लग रहा है बाबर आजम अपनी जात के लिए खेलता है? 50 कर ले। बाबर आजम ने हर मैच में अगर रोक के खेला है तो टारगेट 50 था, जहां 50 हो गया वहां काम पूरा हो गया, क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन चाहिए। तो नंबर 1 बनना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, उसको सस्टेन करना अब चैलेंज है। तो हम चाहते हैं कि टीम पाकिस्तान के लिए खेले। आपकी पार्टी इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं कर रही? कल के जलसे के अंदर भी इंतखाबात का मुतालबा कोई नहीं किया गया। देखिए इलेक्शन का मुतालबा पहले दिन से हम कर रहे हैं। हम एक बात पे कमिटेड और कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस पाकिस्तान को इंतशार और ये जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है इससे निकाल सकता है। जिस जमात का नाम ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, वो कैसे पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद नहीं करेगी। हाँ, हमारा एक उस पर कंसर्न है। हमने ये कहा था कि जो इलेक्शन आप करने जा रहे हैं वो नई हल्का बंदियों के तहत हों, क्योंकि जो 10 साल पुरानी वोटर लिस्ट है अगर वो उसमें शामिल नहीं होते तो नौजवान वोटर जो है उसके साथ हक तलफी होगी। तो ये वोटर लिस्टों की जो ही ये उसकी हल्का बंदगी की हतमी लिस्ट लगती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन का जो काम है बसीते जमात हम वो चाहते हैं कि वो कानून के ताबे हो, अपने कवायद और ज़वाबत के ताबे हो, ना कि हमारी ख्वाहिशात के ताबे हो। सही। तो ये बता दें कि आपकी पार्टी को भी लगता है कि मियां नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान आए, जिस तरह से तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी कह रही है? देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने और फिर 7 दफ़ा इनकी जमात सूबे में वज़ीर आला के सिंहासन पर रही है, तो आपको पता ही है कि जो इनका मजाज है सियासत का वो कन्फ्रंटेशन वाला नहीं है
और जब भी कन्फ्रंटेशन की इन्होंने नुकसान उठाया, बाहर चले गए। फिर जब इनका मजाज और बाकियों का मजाज बदला तो इनको यकीन हो गया कि अब कन्फ्रंटेशन नहीं, अब एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में हम चल सकते हैं। तो फिर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत वो हमेशा आए और उन्होंने सियासत की। कन्फ्रंटेशन में बहुत लिमिटेड सियासत इनकी है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस, वो सियासत के अंदर जो प्रेशर और सियासत के अंदर जो ओवरऑल एक रवायती हमारा बदकिस्मती से खींचातानी बन गई है, उसका नून लीग बहुत कम शिकार हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा अहम मामला है, तो बात होती रहती है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है वो है बढ़ती हुई आबादी, जो कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और आप चूँकि बहबूद आबादी की और सोशल वेलफेयर की, आप पॉपुलेशन वेलफेयर की आप मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो यू आर द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। जो पाकिस्तान की आबादी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, 2050 में हमारी आबादी जो है वो 40 करोड़ का हिस्सा भी अबूर कर जाएगी। हमारी सियासी जमातें जो हैं उनमें क्यों शऊर नहीं है कि वो दीगर मसाइल की बात तो करती हैं, जो पॉपुलर नारे होते हैं वो तो लगाती हैं इंतखाबात के अंदर। जो सबसे बड़ा मसला हमारा है, तमाम मसाइल की जड़ है तेज़ी से बढ़ती आबादी, उस पर बात कोई नहीं करता, उस पर पॉलिसी जो है पोलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती। आगे इंतखाबात आ रहे हैं, कोई पोलिटिकल पार्टी अपने इंतखाबात के मैनिफेस्टो के अंदर भी है आबादी के मामले को कंट्रोल करना जो है इसे शामिल नहीं करती। आप तहरीक इंसाफ से थी, पिछले मैनिफेस्टो के अंदर आपके आबादी वाला मसला शामिल नहीं था आबादी को कंट्रोल करने का। अब आप IPP के अंदर आप रिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या अब आप लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करेंगे आबादी को कंट्रोल भी करना है? ये भी एक पाकिस्तान का बड़ा मसला है। देखिए, सबसे बड़ा बीइंग सोशल एक्टिविस्ट एंड वुमेन एक्टिविस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल, मैं ये समझती हूँ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। और एज अ पॉपुलेशन फेडरल मिनिस्टर, पहली पॉपुलेशन पॉलिसी इस मुल्क की जो थी वो मैंने ना सिर्फ प्लान की बल्कि फार्मूलेट की और उसको इनागोरेट भी किया। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, जो हमारे एसोसिएटेड रीजनल अदर कंट्रीज़ हैं, उसको जब हम देखते हैं तो सब ने उस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्टेल किया है। अब हमारे उसके अंदर जो माइंड सेट है, हमारी कुछ सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, और वो कुछ हमारा एक ऐसा तबका है कि जो ये समझता है कि इस पे बात करना जो है वो तारीख का सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन मैंने ये कई दफ़ा जुर्म किया है, और एज आ पॉपुलेशन मिनिस्टर मैं ये समझती हूँ कि मैंने वहाँ उन जगहों पे भी जाके अपने जो रिलीजियस क्लर्जी थी उसके साथ मीटिंग्स की, उनको अपने साथ एंगेज किया, और फिर इस टॉपिक को हमने पैराडाइम शिफ्ट दे दी कि हमने बजाय इसके कि हम फैमिली प्लानिंग कहते, हमने उसको जो है बर्थ स्पेसिंग का नाम दिया, और हमने इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बना दिया। और हमने ये कहा कि जी हमारी सियासी जमातों में ये शऊर जो है आना नहीं चाहिए, सियासी जमातों को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए इस मामले पे। आगे इंतखाबात आ रहे हैं, तमाम जमातों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के हवाले से पॉलिसीज और मैनिफेस्टो के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैंने उस वक्त भी ये स्टैंड लिया था 18th अमेंडमेंट में, जो इसहाक डार और उस वक्त के पीपल्स पार्टी के जो बड़े स्टॉलवर और फिलासफर बने हुए थे रज़ा रब्बानी साहब, ये दोनों इस कौम के मुजरिम हैं। जब तारीख लिखी जाएगी इन दोनों का नाम जो है टॉप पे लिखा जाएगा, पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार ये दो अफराद इसलिए हैं कि इन्होंने पॉपुलेशन को एज अ सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिया, सूबों को दे दिया, और सूबों का जिस सूबे के पास NFC अवार्ड के अंदर शेयर लेने के लिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वन ऑफ दी पैरामीटर है, तो वो सूबे उस आबादी में इजाफा क्यों रोकेंगे, क्यों कर्टेल करेंगे? और ये कंट्राडिक्टरी अप्रोच थी, और मैंने उस वक्त भी अपोज किया था। एक फेडरल लेवल पे हमें पॉपुलेशन काउंसिल के ज़रिए एक अम्ब्रेला देने की ज़रूरत है, और चारों सूबों को उसके साथ मिला के एक फेडरेशन को आगे बढ़ते हुए तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना है, क्योंकि ये आपके सारे वसाइल को खा रहा है। आज अगर डिमांड सप्लाई गैप है तो वो डिमांड सप्लाई गैप ही बाकी क्राइसिस को जन्म दे रहा है। जी बिल्कुल, तो आपने देखना ये जो सियासी जमातें हैं, ये पॉपुलेशन, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीन इश्यूज जो है इनको पोलिटिसाइज करें, इन पे बात करें, इन पे डिबेट करें, इनके ऊपर स्ट्रेटजी लाएं,
और इंशाल्लाह IPP जो है इस हवाले से एक लीडिंग रोल अदा करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बढ़ते मसाइल जो है, वसाइल तो महदूद हैं, मसाइल इसलिए बढ़ रहे हैं कि उन वसाइल के ऊपर बोझ बढ़ रहा है आबादी का, और आबादी के बढ़ने की एक वजह जो है वो तालीम का ना होना भी है, और आबादी के बढ़ने से तालीम का शोबा भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब इस मौजू के ऊपर अगले सेगमेंट में हम मज़ीद डिटेल बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में घिरी हुई है। जहाँ मुल्क में मुआशी बदहाली का दौर दौरा है, वहाँ इस बदहाली की बुनियादी वजूहात मजीद खतरात की घंटियाँ बजा रही हैं। मिनहासु शोबा पूरे रियासती निज़ाम को ही मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। बेकाबू आबादी पहले से महदूद मुल्की वसाइल और मौक़े पर शदीद दबाव का बायस बन रही है, लेकिन इससे बड़ा मसला आबादी के जिनको काबू में लाने के लिए पॉलिसीज़ और सियासी शऊर का फुकदान है। इस वक्त मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल की कोई जड़ है तो वो बढ़ती आबादी है। हाल ही में मुकम्मल होने वाली 7वीं मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 18 लाख 31,019 हो गई है, और तशवीशनाक बात यह है कि अगर काबू में ना लाया गया तो 2050 तक मुल्क की आबादी 40 करोड़ से बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा फिगर है जो हमारे महदूद वसाइल पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दे और हमारे इक़्तिसादी मसाइल को नुमाया तौर पर मजीद खतरात से दो चार कर रहा है। आबादी बढ़ने से खुराक की डिमांड बढ़ रही है, जबकि ज़री ज़मीन कम होती जा रही है। शरह नमू और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस पहले ही रोज़गार के मौक़े कम हो रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में नौजवानों में बेरोज़गारी के मौजूदा शरह 12.2% है, और 2040 तक सालाना 17 लाख मुलाजमतें पैदा करने की अशद ज़रूरत है। जहाँ तालीम और शऊर की कमी आबादी में इजाफे का बायस बन रही है, वहीं आबादी में इजाफा तालीम के शोबे को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है, क्योंकि तालीमी और तदरीसी इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, लेकिन आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे क्लासरूम्स में तलबा और तलबात का रश बढ़ रहा है, जिससे तालीमी मयार भी गिर रहा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट यानी शरह खानदगी 62.3% है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 60 मिलियन लोग गैर तालीम याफ्ता हैं या नाखानदा हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा तालीम की बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जबकि 82% 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ देता है। इसी तरह सिंफी तौर पर भी तालीम को लेकर तकसीम दिखाई देती है। बिलखुसूस प्राइमरी तालीम के लिए 1 करोड़ 70 लाख लड़कों के मुकाबले में 86 लाख लड़कियों ने दाखिले हासिल किए, जबकि सेकेंडरी तालीम के लिए 36 लाख लड़कों के मुकाबले में सिर्फ 28 लाख लड़कियों की जानिब से दाखिला लिए फिगर सामने आता है। ये फिगर्स इसलिए भी ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि इसके मुज़मिरात भी दूर रस हैं, बिलखुसूस जब लड़कियों की तालीम से दूरी और छोटी उम्र में शादियों के बायस महदूद मुआशी वसाइल का सामना भी हो, तो आबादी में खौफनाक इजाफा एक बड़े खतरे की सूरत में ही सामने आता है। जहाँ पाकिस्तान इन कलीदी मसाइल पर काबू पाने में नाकाम है, वहाँ पाकिस्तान ही के वतन से जन्म लेने वाले बांग्लादेश ने अपनी तरक्की के लिए इन्हीं तालीम और आबादी के मसले पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। सिर्फ प्राइमरी तालीम के लिए बांग्लादेश में दाखिलों का रुझान 98% है, जबकि सन 1998 से 2003 के दौरान बांग्लादेश ने अपने निसाब में भी आबादी से मुतालिक आगाही और तालीम को बाकायदा शामिल करके आबादी पर काबू पाया। इसके बायस वहाँ पर आबादी में बेशबहा इजाफे पर कलीदी तौर पर काबू पाया जा चुका है। इस सूरत हाल को देखते हुए सबसे पहला और बड़ा सवाल बाकी उस सियासी क़यादत से करना बनता है जो रोटी कपड़ा और मकान या दीगर इलेक्शन में वोट को इज्जत दो के नारे तो लगाती है, लेकिन अपने इंतखाबी मंशूर में आबादी से मुतालिक तमाम मसाइल की जड़ को जिसे कहा जाता है उसे यकसर नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। इस संगीन सूरत हाल और मुल्क को दरपेश इस आम चैलेंज पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है द सिटीजन फाउंडेशन के नायब सदर इसफंजार इनायत। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताएगा कि जो इस वक्त तालीम की सूरत हाल हम देख रहे हैं, बढ़ती आबादी की सूरत हाल देख रहे हैं, तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर वही है और प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है बढ़ती आबादी की वजह से, चूँकि हर साल ज़्यादा तादाद में बच्चे और बच्चियाँ एनरोल होते हैं, जिससे क्लासरूम्स में 200 स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स वही हैं, तो स्टूडेंट टू टीचर रेशो भी जो है वो कम होती जा रही है। कितना ज़्यादा ये बढ़ती आबादी हमारे तालीम के मयार को, तालीम के शोबे को मुतासिर कर रही है? जी बिल्कुल। शरह अगेन जो ग्रोथ उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा सिर्फ तालीम नहीं मतलब हर निज़ाम पे जो है उसका असर जो है वो होता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात बार बार वही होती है कि तालीम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्लो डाउन होती जाती है।
इसकी आप वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो बेताशा मिसालें देख सकते हैं कि जहाँ पे तालीम निज़ाम बेहतर हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हुई है। मैं एक किताब हैंस रॉसलिंग की है, फैक्टफुलनेस, उसमें हैंस रॉसलिंग कहते हैं कि 1890 में जो बर्थ रेट था स्वीडन का, वो तकरीबन वही था जो आज लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज का है। 1940s में स्वीडन की जो इकोनॉमी थी लेट 40s में, वो वहां थी जहां आज मिस्र खड़ा हुआ है। और 2023 में हमें सबको पता है कि स्वीडन कहाँ पर है। उसका वो कहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन था बिटवीन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड बर्थ रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ तालीम से बर्थ रेट नहीं, बल्कि आप ऑलमोस्ट जितने भी जो मुल्की मसाइल हैं उसके मोस्टली उनका जो जवाब है, उनका हल जो है वो आपको तालीम के अंदर जो है वो मिल जाता है। अच्छा सर, जो हमारा इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर आप देख भी रहे हैं कि बच्चियां जो हैं वो कम एनरोल हो रही हैं बच्चों के मुकाबले में, और दूसरा जो इस वक्त मैं बात कर रहा था पहले कि 200 से ज़ायद जब एक क्लासरूम के अंदर बच्चे होंगे तो वहाँ बच्चियों की तालीम कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी स्कूलों में आना जाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल होते हैं वो होते हैं, फिर क्लासरूम्स के अंदर बच्चियों के मसाइल होते हैं, जिससे ड्रॉप आउट जो है वो उस तरफ मामला जाता है। तो इस पर सर आप इस बढ़ती आबादी की वजह से बच्चियों की तालीम का मुतासिर होना, ये आप कितना देख रहे हैं सर, कितना ज़्यादा इसको ये अफेक्ट कर रहा है? देखिए, इसमें एक जो बहुत जो टेक्निकल लेवल पे जो एक आसान हल है वो ये कि हमारे ज्यादातर स्कूल जो हैं वो आफ्टरनून शिफ्ट नहीं है। खासतौर पे हुकूमती जो स्कूल हैं वहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट जो हैं वो बहुत कम जगहों पे जो है वो चल रही हैं। तो जिन जगहों पे आबादी ज्यादा है वहाँ पे अगर आफ्टरनून शिफ्ट कर ले तो आप क्वालिटी और एक्सेस दोनों को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं एक साथ। और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक बहुत अहम और किलीदी किरदार अदा कर सकती है। तो आपको बगैर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए आप बहुत सारे, खासतौर पे जहाँ गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे आप एक्सेस भी मुहैया कर सकते हैं और क्वालिटी भी कर सकते हैं अगर ढेर सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर मुख्तलिफ इदारों को जो है उस दायरे कार में लाया जाए। लेकिन सर आपको क्या हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ आपको कोई सोच ऐसी कोई नज़र आ रही है? सर मुझे तो बड़ी फिक्र होती है कि ये मसला जो है आबादी का ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर शऊर की बड़ी कमी है। वहाँ बिल्कुल ही सोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही। कोई पॉलिसी बनती भी है तो हमारी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स का जो एकदम से चेंज हो जाना इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है कि वो पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से ये जो आबादी का मामला है वो नज़रअंदाज हो रहा है और वो हैम्पर कर रहा है हमारे सारे मसाइल को। तालीम सबसे ज़्यादा उससे हैम्पर हो रही है। जी बिल्कुल, ये वही वाली चीज़ है कि पहले कौन सी चीज़ है, क्योंकि तालीम में जो बात कर रहा था कि तालीम अगर आ जाएगी तो आपका ग्रोथ रेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली, जिस तरह आपने अभी बांग्लादेश की मिसाल दी, या हम अगर इवन भारत को भी, अपने हमसाया मुल्क को भी देखें तो वहां पे भी ग्रोथ रेट जैसे जैसे तालीम बेहतर होती ग्रोथ रेट कम होता जाता है। जहां तक हुकूमत के साथ हम द सिटीजन्स फाउंडेशन जो है वो बहुत क्लोजली काम कर रहा है। हम लोगों ने भी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया है जिसमें हम 500 स्कूल बनाएंगे और उसके जो रोजमर्रा के जो अखराजात हैं वो सिंध गवर्नमेंट हमें जो है वो मुहैया करेगी। और वो उन इलाकों में हम बना रहे हैं जहाँ पे सबसे पसमानदा, सिंध के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पसमानदा इलाके हैं। तो कुछ मेरे ख्याल से शऊर आ रहा है, हुकूमत को भी कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कंसिस्टेंसी पॉलिसी में जो है वो बहुत जरूरी है। तसलसल जो है वो नहीं टूटना चाहिए। जब एक दफा कोई एक पॉलिसी बनती है तो उसका तसलसल जो है वो बरकरार रहना चाहिए। वो अगर रहेगा तो मेरे ख्याल से आने वाली दहाइयों में हम काफी बेहतर जो है वो तालीम के मसले को जो है वो हल कर सकते हैं। जो आप कोरिलेशन की बात भी कर रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले कौन सा मसला आता है, अब यानी कि इसको अगर हम देखें मजीद डायसेक्ट करके वो नज़र आता है, एक ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें। और सर्वेज भी बताते हैं कि जिन इलाकों में खानदगी ज़्यादा है, तालीम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ जो ग्रोथ रेट कम है, आबादी वहाँ कम बढ़ रही है। और जहाँ तालीम कम है, शऊर कम है, वहाँ आबादी तेज़ी के साथ बढ़ती है। ये पाकिस्तान के अंदर भी है, पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है। लेकिन दुनिया ने पॉलिसीज़ बना के इस चीज़ को काउंटर के, चाइना को आप देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इंडिया की आपने मिसाल दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा हमें नज़र फिलहाल नहीं आ रहा।
जी बस वो बात है कि वो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है बाहर। हमारा काम ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें कि हुकूमत के साथ भी क्लोजली काम करते रहें और बाकी जो इदारे दूसरे जो तालीम के शोबे से मुंसलिक है उनके साथ मिलके जो है वो अगर हम काम करें तो हम लोग का बहुत बहुत बेहतर नतायज, अगेन इसका आज या कल में जो है वो आपको नतायज शायद नजर ना आए, लेकिन आने वाले सालों में बहुत बहुत वाज़ेह फर्क हो सकता है। और तालीम का जो खूबसूरती वो ये सिर्फ बर्थ कंट्रोल नहीं है, मतलब इसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, मतलब कोई भी आप चीज ले लें उसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो तालीम से होता है। और किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है ना वो दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक उस मुल्क की पॉपुलेशन और दूसरा जो उस मुल्क की एफिशिएंसी जो पॉपुलेशन की है वो कितनी अच्छी है। और एफिशिएंसी जो है वो अगेन फिर तालीम आखिर में बात आ जाती है कि जरूरी है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया इसफंजार इनायत साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ है और इस मसले पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के अंदर शऊर और आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है कि वो अपने मंशूर के अंदर, चूँकि आगे इंतखाबात आ रहे हैं, तमाम सियासी जमातें अपना अपना मंशूर पेश करेंगी, तो उनके मंशूर के अंदर जो है ये मसला भी शामिल होना चाहिए। जहाँ मईशत की बात होती है, जहाँ तालीम और सेहत की बात होती है, दीगर मसाइल की बात होती है कि उन्हें हल करेंगे, बिजली के मसाइल की बात होती है, वहाँ इन तमाम मसाइल की बुनियादी जड़ जो है तेज़ी से बढ़ती बेकाबू आबादी, इसको काबू करना भी, इसे कंट्रोल करना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर के अंदर शामिल होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।